सो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आप एक बिगिनर हैं और आपने डिसाइड कर लिया है कि अब यूपीएससी की तैयारी करना है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे जब मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। So guys, one thing that I would like to clear in the beginning of the video is that the strategy that I am going to share with you is the strategy of my own. So if you found it useful, then you can follow it. Alright? लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप खुद से एक सवाल करें कि आखिर आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, आप इस जर्नी में क्यों आ रहे हैं। कहीं इसका जवाब ये तो नहीं कि आप बड़ा सा बंगला चाहते हैं कि मेरी नीली बत्ती गाड़ी हो और बड़ा सा बंगला हो, बॉडीगार्ड हो, ठीक है, नौकर चाकर हों। तो अगर आपका आंसर ये है तो भूल जाइए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके जेन्युइन रीजंस हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम बिगनर्स के द्वारा पूछे गए जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मतलब कौन सा ऐसा सही टाइम है कि जब से हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। दूसरा सवाल हमारा कि हाउ टू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया कि तब से स्टार्ट करना है, लेकिन ये नहीं पता कि स्टार्ट कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या हो हमारा। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको सिलेबस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा आपको, और बुक्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, और फिर फ्री मटेरियल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हम में से ऐसे हैं जो फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और थर्ड हमारा क्वेश्चन जो हम एड्रेस करेंगे वो कि इस कोचिंग रिक्वायर्ड, क्या कोचिंग सच में ज़रूरत है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को कोचिंग करनी चाहिए और किन लोगों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर कोचिंग ज्वाइन भी करनी है तो कौन सा सही टाइम है कि जिसके बाद हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। सो इन सभी क्वेश्चंस को हम एड्रेस करेंगे, तो इसलिए वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस को जो मैंने आपको अभी बताए हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम है क्या, उसमें कितने पेपर्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, और फिर सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, इंटरव्यू में क्या होता है, ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, आप एक बिगिनर हैं, आप एक फ्रेशर हैं, आपने अभी अभी सोचा है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको फ्रेशर। ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जिसको आईएएस एग्ज़ाम भी कहते हैं। देखिए, एक्चुअल में इस एग्ज़ाम का नाम आईएएस एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं इसमें जो एग्ज़ाम दे रहे होते हैं वो आईएएस बनने के लिए दे रहे होते हैं, तो इसलिए इसको आईएएस का एग्ज़ाम भी कहा जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें 24 सर्विसेज होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो 24 सर्विसेज कौन सी होती हैं, तो 24 की 24 सर्विसेज कौन सी होती हैं, क्या काम होता है उनका, उसके बारे में मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो आपको पता है हमारा जो यूपीएससी एग्ज़ाम होता है वो 3 स्टेजेस में होता है, ठीक। वो 3 स्टेजेस का नाम है, पहला प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम, इसको शॉर्ट में कहते हैं प्री एग्ज़ाम, दूसरा हमारा मेंस, और थर्ड होता है हमारा इंटरव्यू। अगर हम प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम मेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मेंस भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर हमें इंटरव्यू के लिए कॉल आती है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि इनका सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जाता है। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं जिसका नाम है प्री, ठीक है, प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, यानी अभी मैं आपको बताऊंगा हालांकि कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, और इसका सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना। ओके, तो पहले आप ये समझिए कि पेपर 1 के बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रीलिम्स के। पेपर 1 जिसको जनरल स्टडीज़ का पेपर कहते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सब आता है, ठीक। और दूसरा होता है पेपर 2, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सीसैट। सीसैट मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या आता है, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, हालांकि डिटेल में मैं अभी बताऊंगा आपको,
तो इसमें मैथ्स, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन यानी एक पैराग्राफ दे दिया जाता है इंग्लिश का आपको और नीचे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अगर इनमें क्वेश्चंस की बात करें तो इनमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, यानी पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, ठीक। और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मान लीजिए आपने 2 क्वेश्चन सही करे, ठीक है, 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का आपने सही कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया, ठीक है, तो उसके मार्क्स आपके सही वाले मार्क्स में कटेंगे। कितने कटेंगे? 0.33 मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये बात ध्यान रखना। सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की यानी CSAT की अगर हम बात करें तो उसमें आपको सिर्फ 33% लाना होता है, ठीक। यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्वालिफाइंग नेचर कौन से होते हैं? अब आगे भी आप ये सुनेंगे कि ये पेपर क्वालिफाइंग है, ये पेपर क्वालिफाइंग है, तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि एक मतलब 33% आपको लाना है। क्वालिफाइंग नेचर है मतलब 33% लाना है, फिर वो आप पास कर लेंगे अगर आप 33% या इससे ऊपर लाते हैं। तो प्रीलिम्स का जो पेपर 2 है जिसे CSAT कहते हैं, उसमें 33% आपको लानी होती है, ठीक है। तो पहले आपका ये चेक होता है, यानी अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, CSAT क्वालिफाई कर लेते हैं, तभी आपका GS का पेपर चेक होता है। और अब मैं आपको सिलेबस बताता हूँ प्रीलिम्स का, ठीक है। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स का सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ, मेंस के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो प्रीलिम्स के सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें करंट अफेयर आता है, ठीक है, और हिस्ट्री आती है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ज्योग्राफी आती है, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक। पॉलिटी आती है, गवर्नेंस आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एक्सेट्रा, ये सब आते हैं। ये सब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ, ठीक। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमी आती है, ठीक है, जनरल साइंस आती है, एनवायरनमेंट आता है, ठीक है। और पेपर 2 की अगर हम बात करें यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की यानी CSAT की, तो उसमें क्लास 10th लेवल की मैथ आती है जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आता है, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी आती है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग आती है और कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है। अब इस पूरे सिलेबस को प्रिपेयर कहाँ से करेंगे, कौन से बुक्स पढ़ेंगे, वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इसका सिलेबस सुनकर आप ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। देखिए डिफ़िकल्ट है, नो डाउट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। अगर आसान होता तो आज सब IAS होते, ठीक, सब IAS चल रहे होते अगर इतना ही आसान होता। अब आपके अंदर इतना डर है, इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आपने ये ड्रीम चूज़ करा है, तो अब आप किसी चीज़ से डरिएगा मत, सिर्फ आगे ही बढ़ना है आपको, ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है वो हर साल जून में होता है। अगर इस साल के प्रीलिम्स की अगर आप बात करेंगे तो ये 5 जून को है, यानी 5 जून को हमारा प्रीलिम्स है, ठीक है। तो 6 जून से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनी रहिएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब आप अपना प्रीलिम्स एग्ज़ाम दे देते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो कि आपका जून के महीने में होता है और मेंस एग्ज़ाम अक्टूबर में होता है, यानी आपके पास कितना टाइम होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आपका मेंस होता है, यानी 3 से 4 महीने आपके पास होते हैं। आपके प्रीलिम्स देने के 3 से 4 महीने बाद मेंस एग्ज़ाम होता है जो कि अक्टूबर में होता है, ठीक है। तो मेंस का मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ। मेंस के जो सारे पेपर्स होते हैं वो 3 आवर्स के होते हैं, यानी 3 घंटे के होते हैं, ठीक है। इसमें टोटल 7 पेपर होते हैं मेंस में, अलग अलग दिन होते हैं। इसमें शुरू में जो 2 पेपर होते हैं यानी पेपर A और पेपर B, वो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग का मतलब क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्वालिफाइंग पेपर कौन से होते हैं, एक तो पेपर A जो होता है वो पेपर होता है 300 मार्क्स का आपके, यानी लैंग्वेज का पेपर होता है। कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, कोई भी आप लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, उसको पर पेपर आएगा, ठीक। अब उसमें क्या सिलेबस क्या होता है उस पेपर का, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, प्रीसाइज राइटिंग,
पूछी जाती है, यूसेज एंड वोकेबुलरी आती है, शॉर्ट एसेज आते हैं और ट्रांसलेशन आती है। ठीक है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एज वाइस वर्सा भी हो सकती है। ठीक है, और जो पेपर बी, जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेपर ए और पेपर बी दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। पेपर ए के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पेपर बी के बारे में अगर बात करें तो पेपर बी होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक, पेपर ए हमारा था कोई भी लैंग्वेज का। ठीक, और पेपर बी हमारा है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी 300 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें भी सेम सिलेबस है, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिज राइटिंग, यूसेज एंड वोकेबुलरी, शॉर्ट ऐसे और ट्रांसलेशन आ जाएगी आपकी। ठीक, तो ये दोनों पेपर आपको क्वालिफाई करने होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। देखिए, अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब वो पेपर्स जो मेरिट में काउंट होते हैं, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के जो हमने दोनों पेपर्स के बारे में बात की थी, उसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते। यानी हमारी जो रैंक डिसाइड होती है वो डिसाइड होती है मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। ठीक, प्रीलिम्स मेनली किस लिए होता है, वो भीड़ को हटाने के लिए होता है। लाखों लोग अप्लाई करते हैं आईएएस के लिए। ठीक है, इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स तो लाखों लोग देते हैं, जिसने फॉर्म भरा जो एग्ज़ाम देने का है वो देते ही है प्रीलिम्स। ठीक है, लाखों लोग देते हैं, लेकिन मेंस जो लोग देते हैं ना, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि जितनी वैकेंसी होती है, ठीक है, मान लीजिए 1000 वैकेंसी है तो उसका 12 टाइम्स लोग आप मान लीजिए कि वो लोग मेंस से देते हैं, यानी 12 से 13 हज़ार लोग मेंस के लिए बुलाते हैं। ठीक है, और एट द एंड सिलेक्शन कितना होता है, सिलेक्शन का आप रेशो देखेंगे तो वो है 0.1% इसमें सिलेक्शन होता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। ओके, तो हम बात कर रहे थे मेंस के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। हमने दो पेपर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी क्वालिफाइंग पेपर्स, पेपर ए, पेपर बी, जो कि पेपर ए एनी लैंग्वेज और पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर था। अब उन पेपर्स के बारे में बात करते हैं जो मेरिट के लिए काउंट होते हैं। यानी अगर पेपर 1 की बात करें तो एस्से का पेपर होता है, कितने मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का पेपर होता है एस्से का। ठीक, उसमें आपको एस्से लिखने होते हैं, कितने वर्ड्स के, अब वो 1000 वर्ड्स के भी हो सकते हैं, 1100 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा पेपर होता है यानी पेपर 2। पेपर 2 में 4 पेपर होते हैं, यानी GS1। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो उन पेपर्स के बारे में मैं बात कर रहा था जो मेरिट के लिए काउंट होते हैं। हमने एस्से के बारे में बात करी, पेपर 1। ठीक है, एस्से का हो गया पेपर 1, और दूसरा GS1 यानी जनरल स्टडीज़ के आपके 4 पेपर होते हैं, जिसको शॉर्ट में कहते हैं GS, जनरल स्टडीज़ यानी GS। तो GS1 250 मार्क्स का, फिर GS2 पेपर, फिर GS2 हो गया। ठीक, फिर GS3, GS4, ऐसे 4 पेपर होते हैं GS के, जनरल स्टडीज़ के। तो पेपर 1 हमारा एस्से का, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ये हमारे पेपर्स हो गए। फिर पेपर 6 जो होता है उसमें हमें ऑप्शनल डिसाइड करना होता है। जो पेपर 6 होता है वो होता है हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का। अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए दोस्तों, यूपीएससी में हमें एक सब्जेक्ट हमें चूज़ करना होता है। ठीक है, जिसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। दोबारा से सुनिए, यूपीएससी जर्नी में हमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है, वो आप कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। हालांकि सिलेबस में यूपीएससी का जब आप सिलेबस देखेंगे, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें एक लिस्ट दे रखी है ऑप्शनल सब्जेक्ट की, उनमें से एक आपको चूज़ करना होता है। ठीक है, उसी के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। दोनों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक, तो अगर मेंस के सारे पेपर्स के बारे में बात करें तो 7 पेपर हो गए हमारे टोटल, और 2 हो गए हमारे प्रीलिम्स के पेपर। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी एमसीक्यूज टाइप होते हैं। एमसीक्यूज कौन से होते हैं, एमसीक्यूज यानी एक क्वेश्चन दे दिया गया आपको और फिर उसके 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब आपको उसमें से सिलेक्ट करना है सही वाला। ठीक, और ये मेंस के जो भी पेपर होते हैं ना, वो ऐसे टाइप होते हैं, यानी उसमें आपको लिखना होता है खूब सारा। ठीक, जैसे कि कह देंगे कि कोई क्वेश्चन दे दिया, डिस्कस ये इसके बारे में बताइए, 250 वर्ड्स में बताइए, 200 वर्ड्स में बताइए। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते, एमसीक्यूज नहीं आते, इसमें आपको ऐसे की तरह लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मेंस में इन सब पेपर्स के बाद अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस, ठीक है, तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है।
तो अगर रिटन की हम बात करें, रिटन के अगर मार्क्स की बात करें मेंस की, तो 1750 मार्क्स का रिटन होता है, यानी 1750 मार्क्स का, ठीक। और फिर होता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का, ठीक। तो सारे मार्क्स को जोड़ें हम तो फिर कितने हो जाएंगे? टोटल मिला के हमारा होगा 2025 मार्क्स। तो मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया कि कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। अब जो मेन चीज़ आती है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है मेंस का सिलेबस। जी हाँ, सबसे लेंदी पार्ट जो है यूपीएससी जर्नी का वो है मेंस और मेंस का सिलेबस। यानी ऐसे का तो आपको हो जाएगा, ठीक, लेकिन GS1 का जो सिलेबस है, देखिए सबसे लेंदी पार्ट भी है, और क्योंकि एक एक पॉइंट गिवन है, यूपीएससी ने एक एक पॉइंट दे दिया है कि इस बारे में क्वेश्चन आएगा, तो ये हमारे लिए आसानी हो जाती है कि हमें पूरा टॉपिक वाइज दे दिया कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। जैसे कि अगर हम GS1 की बात करें तो आप देख सकते हैं इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी। आप देखिए इसका अगर मैं सिलेबस बताने बैठा आपको तो लगभग 10 से 15 मिनट में सिलेबस ही बताता जाऊंगा, ठीक। तो आप ये समझ लीजिए जिस एग्ज़ाम का सिलेबस पढ़ने में इतना टाइम लगेगा, उस सिलेबस को एक्चुअल में कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक। मैं आपको कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत से रूबरू करवा रहा हूँ आपको, ओके। आप ये मैं GS1 का सिलेबस आपको पूरा पढ़कर मैं आपको बताऊँगा, ठीक, सिर्फ GS1 का। बाकी GS2, GS3, GS4 आप पूरे यूपीएससी का सिलेबस आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और इसकी PDF मैं आपको दूंगा, ठीक है। PDF आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और ख़ुद एनालाइज़ करना, ठीक। तो GS1 का सिलेबस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि GS1 में पहले जो आता है, GS1 में जो गिवन है सिलेबस वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम। यानी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात यहाँ पर कही गई है। अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर आप कहाँ से ये कवर करेंगे, मतलब इसको कवर करने के लिए कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है, कितनी बुक्स पढ़नी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, सभी कुछ अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बताइए, ठीक है। आप अगर नीचे कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं इस टॉपिक पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा, और टॉपर्स की स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या फॉलो करा जो उनका सिलेक्शन हो गया। यानी अगर आर्ट एंड कल्चर बात करें मेंस के पर्सपेक्टिव से, तो 11वीं की NCERT भी आप पढ़ सकते हैं, फाइन आर्ट्स की, ठीक है, हिंदी में भी है। ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम के लिए एक अलग वो है और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बुक है। वही NCERT फ्री में भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, लेकिन NCERT इज़ नॉट इनफ। इसके साथ आपको नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर, उसका टेम्पल चैप्टर, वो उससे आप कवर कर सकते हैं, ठीक। तो मैं सारी बुक्स का तो आपको नहीं बता सकता, इस सिंगल वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कमेंट में पूछेंगे तभी। तो दूसरा मैं बात करता हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़, इशूज़। और थर्ड हमारा फ्रीडम स्ट्रगल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक। थर्ड हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। अब देखिए इन सभी टॉपिक्स पे ना एक अलग अलग बुक है, ठीक है, या फिर कुछ बुक बहुत लेंदी हैं तो उनके लिए कुछ शॉर्ट्स नोट्स भी हैं, ठीक। तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको बता दूंगा। और अगला है हमारा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री आ गई, ठीक है। और दूसरा है हमारा साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये सोसाइटी के आ गया हमारा। फिर रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशूज़, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़। और फिर है हमारा इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, फिर सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। फिर है साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, और फिर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary, tertiary sector industries in various parts of the world including India। और दूसरा है हमारा और फिर अगला है हमारा इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी, साइक्लोन, जोग्राफिकल फीचर्स, लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट्स ऑफ सच चेंजेस।
ठीक है। तो आप ये देख लीजिए मुझे GS1 का सिलेबस पढ़ने में कितना टाइम लगा। अब आप ये GS2, GS3, GS4 इसका सिलेबस आप खुद ज़रूर पढ़िएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस, ऑलराइट। तो सिलेबस आप खुद पढ़िए, समझिए। ठीक है, मैं पूरी तरीके से आप लोगों के लिए बिल्कुल अवेलेबल हूँ। ठीक है, जिस भी तरह की जो भी आपको क्वेरी हो वो आप मुझसे कमेंट में पूछिए और मैं उसको अगर हो सके तो रिजॉल्व ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, और किसी भी तरह की कैसी भी क्वेरी हो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछिए, जो भी मुझसे होगा वो मैं आपके लिए करूँगा। ठीक, तो देखिए हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में समझा, प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में समझा और फिर हमने सिलेबस को भी डिस्कस करा प्री और मेंस का। मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आखिर एग्ज़ाम आता कैसे है। ठीक, अब हम एड्रेस करते हैं अपने क्वेश्चंस को, जिसमें सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो कि बिगनर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं बिगनर्स के, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि व्हेन टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मतलब हमें तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए, कौन सा ऐसा महीना है वो, क्या वो जनवरी है, फरवरी है, कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें हमने तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक, तो देखिए जैसे कि आपको पता है, आप भी जानते हैं कि, और मैंने भी बताया था कि प्रीलिम्स जो होता है वो हर साल जून में होता है। ओके, तो इस बार तो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि आप बिगिनर हैं। ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। कब से? जून से। 5 जून को प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, 6 जून से आपको अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, आपको उस जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए और मान के चलिए आपके 2 साल आपके लगेंगे। आप एक बिगिनर हैं, मान के चलिए, कम से कम बता रहा हूँ आपको 2 साल आपको लगेंगे। ठीक है, ये मान कर चलिए। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए, हमें जून से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है या फिर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं। ठीक है, तब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा हाउ टू स्टार्ट, जिसमें हमने देखा था कि हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और दूसरा हमने कहा था कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको भी पता, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछती है, तो आप कैसे क्रैक कर लेंगे उसे। तो इसी के लिए कि आपको एक आइडिया मिले कि भाई ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको तभी आइडिया मिलेगा तब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे। अब बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कहाँ से एनालिसिस करें, कहाँ से डाउनलोड करें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप upsc.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं जिसमें बहुत सही करके मतलब अलग अलग दे रखा है कि हिस्ट्री के अलग हैं क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब टॉपिक वाइज दे रखा है, ज्योग्राफी के अलग हैं, पॉलिटी के अलग हैं, तो वो भी बुक्स आप ख़रीद सकते हैं। जैसे कि मैंने भी दिशा पब्लिकेशन की बुक का रिव्यू करा है, आप वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो बुक कैसी है, कितने क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है, वो पूरा मैंने बुक का पोस्टमार्टम कराया उस वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाय चांस अगर आप के पास पैसे नहीं है वो बुक ख़रीदने के, ठीक है, या फिर आप पैसा अपना नहीं लगाना चाहते, तो अभी मैं आपको कहूँगा कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, आपका पैसा भी बच सकता है। मैं इतना क्लियरली, अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। ठीक, तो अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, हालांकि इतने पैसे की नहीं है, 150 या 200 रुपीज़ की बुक है, अच्छी बुक है, वो आप वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए, वो ये ज़रूर बताएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तीसरा हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, यानी कौन सी बुक्स पढ़ें। देखिए, अगर कोई बिगनर मुझसे पूछता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाला हूं और मैं कौन सी बुक पढूं पहले, ठीक, क्या मुझे स्पेक्ट्रम पढ़ लेनी चाहिए हिस्ट्री की, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए। मैं क्या मतलब सभी कहेंगे कि एनसीईआरटी कवर कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस मजबूत करती है। कोई भी इमारत तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसकी नींव मजबूत नहीं हो, है ना। तो हमारी नींव क्या है, हमारी नींव है एनसीईआरटीज़। अब देखिए 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज़ होती हैं। क्या सभी एनसीईआरटीज़
पढ़नी चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं, सारी एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है, तो सब्जेक्ट वाइज अगर आप चाहते हैं कि कौन सी एनसीईआरटीज़ इंपॉर्टेंट है उसकी मैं वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी एनसीईआरटीज़ आप पढ़ें। 6 से लेकर 12 तक की अगर आप देखेंगे तो बहुत एनसीईआरटीज़ हो सकती, बहुत एनसीईआरटी हो जाएंगी। हिस्ट्री के ले लीजिए, पॉलिटी की, जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी और साइंस की एनसीईआरटी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, ओके। तो सभी कुछ मैं आपसे कहूँगा इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, चाहे बुक्स ले लीजिए आप या फिर कुछ भी आप ले लीजिए, महंगी से महंगी बुक इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि पहले आप, अगर पैसे आप सेव करना चाहते हैं तो पहले आप फ्री की तरफ जा सकते हैं, समझदारी भी है इसी में, और इंटरनेट की भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड है, इंटरनेट की भी आप हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब से आप पढ़ सकते हैं। और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि टॉप कौन से यूट्यूब पर चैनल हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन, इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि टॉप कौन से यूट्यूब चैनल हैं जिससे हम आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज मैंने वीडियो बनाई है, मतलब कि हिस्ट्री के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है यूट्यूब पर, पॉलिटी के लिए कौन सा टीचर बेस्ट है यूट्यूब पर, इस पर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हाँ, बात है करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आप प्रीलिम्स ले लीजिए या मेंस ले लीजिए या फिर इंटरव्यू ले लीजिए, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप, मैं भी बताऊंगा पूरा प्रोसीजर के इस जून से लेके अगली साल की जून तक का मैं प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन से महीने में कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो करंट अफेयर का भी बात हम तभी करेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन जो कि है कि क्या हमें कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए या नहीं, या किन लोगों को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या किन लोगों को कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ये मैं वीडियो के लास्ट में एड्रेस करूँगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस जून से लेकर अगले साल की जून तक का टोटल प्रोसीजर का आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कैसे सब कुछ आपको करना है, ऑलराइट। वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो अब शुरू होने वाला है, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनिए, ठीक है। तो मैं आपके पूरे साल को 4 पीरियड में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, और उन्हीं पीरियड में हम तैयारी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून में प्रीलिम्स होता है, 5 जून को प्री है, तो 6 जून से आपको लग जाना है। तो 6 जून से आप कौन सा स्केड्यूल फॉलो करेंगे, वो है जून से लेकर सितंबर तक आपका फर्स्ट पीरियड, यानी जून से लेकर सितंबर तक, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 4 महीने आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इन 4 महीनों में आप सबसे पहले अपनी बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक एनसीईआरटीज़ कवर करेंगे और ऑप्शनल डिसाइड करेंगे और ऑप्शनल को करेंगे भी, यानी पढ़ेंगे भी, ठीक है। ऑप्शनल क्या है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट आप चूज़ करिए और उसको पढ़िए, ठीक है। अब उसमें क्या पढ़ना होता है, उस पर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप उसको देखिए, उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फेस में यानी जून से लेकर सितंबर तक आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है न्यूज़पेपर पे, ठीक है। न्यूज़पेपर पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, ज़्यादा फोकस करना है आपको एनसीईआरटीज़ पे। और एनसीईआरटी सिर्फ पढ़नी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से समझनी भी है, ठीक है। और ऑप्शनल को अपना कवर करना है इन 4 महीनों में, ठीक। अब जून से लेकर आपने सितंबर तक अपना फर्स्ट पीरियड कवर कर लिया है, ठीक है, कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने ऑप्शनल डिसाइड कर लिया है, उसको पढ़ना भी शुरू कर दिया है, ठीक है। बहुत कवर भी कर लिया होगा आपने ऑप्शनल, और आपने एनसीईआरटी सारी कवर कर ली है, ठीक है, बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, ठीक। अब आपका पीरियड होता है शुरू दूसरा, यानी सेकंड पीरियड, यानी सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी दूसरे 4 महीने आपके शुरू होते हैं। इस वाले पीरियड में द रोल ऑफ न्यूज़पेपर बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है। न्यूज़पेपर आप थोरोली पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि न्यूज़पेपर कौन सा आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है। अब द हिंदू आता है 10 रुपये का और द इंडियन एक्सप्रेस आता है 6 रुपये का। अब आप नहीं चाहते कि द इंडियन मतलब न्यूज़पेपर में पैसे इन्वेस्ट करना, तो ये भी अवेलेबल है,
ठीक है, ये भी अवेलेबल है, पैसे बचा सकते हैं आप, ये चीज़ भी अवेलेबल है। ठीक है, बिगिनर हैं आप तो ये क्वेश्चन लाजमी सी बात है आपके मन में आना कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। तो सारी जो न्यूज़ होती हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती हैं, पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। अब न्यूज़पेपर में से क्या चीज़ पढ़नी होती है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी होती है, ठीक है, कौन सी चीज़ छोड़नी होती है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो वो भी एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर में क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यूज़ पढ़नी होती है कि कौन सी न्यूज़ हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, हमारे पेपर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, वही चीज़ हमें न्यूज़पेपर में पढ़नी होती है। अब इसका एक पैटर्न होता है कि कैसे न्यूज़ पढ़ना है। ठीक, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से न्यूज़ पढ़ लिया उस पर क्वेश्चन आ जाएगा, उस पर क्वेश्चन नहीं आता है क्वेश्चन आता है इश्यूज़ पर। प्रीलिम्स की अलग अप्रोच होती है, मेंस की अलग अप्रोच होती है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ अगर आप मुझसे कहेंगे कमेंट में तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, तो हम बात कर रहे थे सेकंड पीरियड की, यानी सितंबर से दिसंबर तक की, जिसमें न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। करंट अफेयर में आपको ध्यान देना है खूब। मंथली करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है बहुत सारे इंस्टीट्यूट की, जैसे कि विज़न IAS की बात करें तो विज़न IAS भी आप पढ़ सकते हैं। और हाँ, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं वो जागरण को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी मतलब ट्राई करें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का। ठीक, आप हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश का आपसे पाला ही नहीं पड़ेगा। नहीं, आपने देखा जैसे कि मैंने बताया था मेंस में कि पेपर जो होता है एक लैंग्वेज का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है। ठीक, तो जब आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो आप वो पेपर कैसे करेंगे, और वो क्वालिफाइंग है। अगर वो क्वालिफाई नहीं करा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, कोशिश कीजिए। शुरू में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मुझसे कहना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड फेज़ की हम बात कर रहे थे सितंबर से दिसंबर तक की, जिसमें आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, करंट अफेयर पे खूब ध्यान देंगे, और दिसंबर तक आपकी पहली रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। पहला रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार आपने सिलेबस कवर कर लेना चाहिए दिसंबर तक। ठीक, अब आपने न्यूज़पेपर खूब थोरली पढ़ना शुरू कर दिया और मैगज़ीन भी पढ़ रहे हैं आप करंट अफेयर की। ठीक है, अब आपका फेज़ शुरू होता है तीसरा, यानी दिसंबर से लेकर मार्च तक। अब आपने अपना जनरल स्टडीज़ भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ऑप्शनल भी आपने कंप्लीट कर लिया है और आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप पढ़ेंगे GS का पेपर 4, यानी एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का जो पेपर होता है, आपने सिलेबस में देखा होगा पेपर 4। ठीक है, GS का पेपर 4 जो कि एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का होता है। आप इस फेज़ में यानी थर्ड फेज़ में आप तैयार करेंगे एथिक्स और इंटीग्रिटी। ठीक, और आप अपने एसए की तैयारी करेंगे। ठीक, हो सकता है आप शुरुआत में नहीं था, देखिए शुरू में अगर आप ये तैयारी करेंगे, एसए लिखने की कोशिश करेंगे या फिर एथिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा आप फॉलो करिए। और ये तो आप करेंगे, लेकिन साइड में आपकी दूसरी रीडिंग भी अभी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए सिलेबस की। और इस फेज़ में, थर्ड फेज़ में, आप डेवलप करेंगे नोट्स मेकिंग प्रैक्टिस। ठीक, यानी नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत मोटी मोटी किताबें आपको पढ़नी है। ठीक है, और आप पढ़ेंगे भी, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है उनको टाइम पर रिवाइज़ करना, और ये पॉसिबल नहीं होगा अगर आपने नोट्स नहीं बनाए। देखिए इस एग्ज़ाम का जो सीक्रेट है वो यही है कि आपको चीज़ें बार बार रिवाइज़ करनी होंगी, बार बार रिवाइज़ करनी होंगी, जिससे कि आप इन्फॉर्मेशन पेपर में जब टाइम आने पर वो इन्फॉर्मेशन आप पेपर पर निकाल पाएंगे, अपनी भड़ास निकाल पाएंगे, जो भी आपने पूरे साल अपने अंदर डाला है वो आप निकाल पाएंगे। कब? जब आपने रिवीजन करी होंगी चीज़ें सही करके। ठीक है, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको रिवीजन करना। ठीक है, आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत शॉर्ट में आप रिवीजन कर पाएंगे सारी चीज़ों का। ठीक है, तो अब बात करते हैं फोर्थ पीरियड की, जो कि हमारा लास्ट पीरियड है, यानी मार्च से लेके जून तक। अब जून में प्रीलिम्स होगा, मार्च से लेके जून तक ये जो फेज़ है, यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 4 महीने हैं, आप 3 महीने मानिए इसको, ये जो टाइम है
ये आपको डेडिकेट करना है सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को। इसमें प्रीलिम्स की ही तैयारी करनी है, इसमें मेंस, अभी तक आप इंटीग्रेटेड तैयारी कर रहे थे प्रीलिम्स और मेंस की, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। और प्रीलिम्स जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, एमसीक्यूज आते हैं जिसमें एक क्वेश्चन होता है और उसके 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इस प्रीलिम्स के लिए आपको चाहिए कि आप ज़्यादा मतलब 1 या फिर 2 टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करें, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सॉल्व करें। उससे क्या होगा, आपको एलिमिनेशन मेथड आपके अंदर ये स्किल डेवलप होगी, ठीक है। आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आपको आ जाएगा और आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और सही एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। और आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व मतलब सही सॉल्व कर रहे हैं, कितने गलत सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि भूलिए मत कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, मतलब अगर पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 के 100 आपको करने हैं, नहीं। ये चीज़ें आपकी डेवलप होगी जब आप टेस्ट देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। और उन मॉक टेस्ट से सीखिए, इससे एलिमिनेशन स्किल तो आपकी डेवलप होगी ही, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल भी डेवलप होगी और आप सीखेंगे कि यार एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना, ठीक है। एग्ज़ाम प्रेशर को हैंडल करना आपको आ जाएगा। अब आपका प्रीलिम्स का दिन आ गया है, जून आ गई है, ठीक है। अब आप प्रीलिम्स दे दिया आपने, अब आप जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जून में प्री होता है और अक्टूबर में मेंस होता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। रिज़ल्ट आपको पता है कब आता है, 1 महीने बाद आता है, ठीक है। जून में आपका प्री हुआ तो जुलाई में रिज़ल्ट आएगा। आपको इतना वेट नहीं करना है, आपको अपने मेंस की तैयारी कर देनी है शुरू, ठीक है। मेंस में आपको लग जाना है आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग खूब करनी है और मॉक टेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। जितना आप मॉक टेस्ट देंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, ऑलराइट। और इस बीच आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी क्वेरी है आपके पास, तो मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, आपके लिए हूँ, आपके साथ हूँ, ठीक। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे इंस्टा पर भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इंस्टा आईडी है मेरी, दिस इज़ उबैद खान करके आप इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आप मुझे भेज सकते हैं। गाइज़ मेंस आपने दे दिया, अब मेंस के 1 महीने बाद इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू की भी तैयारी आपको मेंस के बाद लग जानी है। आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि मेंस आपको लगता है कि आपने क्लियर कर लिया, सारे पेपर अच्छे से दिए, तो आप लग जाइए तैयारी में, ठीक। इंटरव्यू में ज़रूरी है कि आपका ओपिनियन डेवलप हो, आपको अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने आने चाहिए, ठीक है। और यू शुड बी कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग, यू शुड हैव एन ओपिनियन ऑफ योर्स, ठीक है। आप और सबसे बड़ी बात, आप मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। मॉक इंटरव्यू में वो आपको बताएंगे कि आप आखिर लैग कहाँ पर कर रहे हैं, आपकी परेशानी क्या है, प्रॉब्लम कहाँ है, आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है, ठीक है। कौन सी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी है, ये सब मॉक इंटरव्यू में आपको बताएंगे। आपके वर्बल नॉन वर्बल पार्ट सब आपको करेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात, आपको जो डैफ फिल करवाएंगे यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो डैफ भरवाते हैं यानी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डैश से ही आते हैं, ठीक है। तो ये था प्री मेंस और इंटरव्यू तक का सफ़र, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अब हम एड्रेस करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि था कि क्या कोचिंग ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, और किन लोगों को कोचिंग करनी चाहिए, किन लोगों को कोचिंग नहीं करनी चाहिए। क्या ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने बिना कोचिंग के ये एग्ज़ाम निकाला है, तो हाँ बिल्कुल है, ठीक। तो बात करते हैं क्या कोचिंग ज़रूरी है, इज़ कोचिंग रिक्वायर्ड टू क्लियर दिस एग्ज़ाम। सो मैं आपको बता दूं कि राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है कि हमें हमारी मंजिल मिलने में आसानी हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं, तब भी आप खुद भी अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, नो डाउट आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ज़रूरत है कि हार्डवर्क की, परसिवरेंस की, ठीक है, मेहनत की और लगन की ज़रूरत है। आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं खुद से भी। और ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि मार्क्स पढ़ जाना है, जो कि नामुमकिन है आपके लिए। लोग कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ, सेल्फ स्टडी से भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है लाखों रुपए कोचिंग को देने के लिए, तो आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बात यह आ गई कि किन लोगों को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं। देखिए, वो लोग जिनको अपना गोल जल्दी अचीव करना है, ठीक है, तो बेशक कोचिंग क्या है, एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, गाइडेंस मेन चीज़ आपको प्रोवाइड होती की जाती है वहाँ पर।
तो कोचिंग बेशक एक ऐसा नहीं है कि गलत मैं कहूँगा, वो लोग जिनके पास पैसा है कोचिंग में इन्वेस्ट करने के लिए 3-3.5 लाख रुपए हैं तो वो बिल्कुल कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करने के लिए तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो खुद से भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, हाउ मच हार्ड वर्क यू डू, ठीक है। अब कौन सा टाइम ऐसा है जिसमें हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए? तो देखिए, कोचिंग ज्वाइन करने से पहले ज़रूरी है कि आपको बेसिक्स आना चाहिए। जब आपको बेसिक्स थोड़ा आ जाए तब आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, अगर आप वाकई में करना चाहते हैं तब। ये है कि आप थोड़ा बेसिक अपना पहले से ही तैयार करके जाएं अगर आपको कोचिंग ही ज्वाइन करनी है तो। आप कौन से कोचिंग ज्वाइन करें, हिंदी मीडियम वाले कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें, इंग्लिश मीडियम वाले कौन सी ज्वाइन करें, तो मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश मीडियम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो है विजन IAS, और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो है दृष्टि IAS, ठीक है। तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी और आपको एक कॉन्क्रीट प्लान आपको मिल गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। एक ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में आ गया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर कोई भी आपके पास क्वेरी है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। यू आर ऑलवेज वेलकम गाइज, ठीक है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, जय हिंद।